वेलकम ऑल स्टूडेंट इन आईसीटी इको फॉर यू चैनल। आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने आईसीटी इको फॉर यू चैनल के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे हमने कलेक्ट करवाई थी और बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसके अंदर सब्जेक्ट रिलेटिव इंफॉर्मेशन थी। बहुत सारे सब्जेक्ट आपको नए देखने को मिले हैं। स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो के अंदर दी गई है। दोज हु आर न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे हर एक स्टूडेंट को एक इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ। सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपको लिंक थ्रू ही, यानी फर्स्ट की हमने आपको लिंक यहाँ पे भेजी है, सेकंड की आपको नोटिफिकेशन से भी मिलेगी और ग्रुप में भी लिंक शेयर होगी। मगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि घर बैठे आपको अपनी लिंक मिल जाए। सेकंड, इंस्टॉल माय ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द ऐप इज आईसीटी इको फॉर यू। आपको ऐप भी इंस्टॉल करनी है ताकि हम जब भी आपको कोई भी नया वीडियो शेयर करें तो उनके एक वीक के अंदर वो लिंक आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ताकि जिन्होंने ये वीडियो मिस किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी लेटर ऑन दे कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द link of the app of standard 11 from my app also, and you have to take test also. So this is very important app for you. And thank you all, because those who are already subscribed, I am heartily thankful and heartily invite you. Those who are new viewers, please subscribe this channel so that you can get notification with your mobile or on your mobile or your computer or your laptop. So let's begin first chapter here. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कौन से सब्जेक्ट के वेटेज क्या है। अब ये बेसिक इंस्ट्रक्शन यू हैव टू नोट डाउन और यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कीप 200 पेजेस नोटबुक विथ यू एंटायर ईयर। यू हैव टू मेक वन फुल स्केप नोट, वॉट एवर द A4 और वॉट एवर। अगर स्मॉल साइज की नोटबुक है तो भी चलेगी, मगर 200 पेजेस की नोटबुक आपको एक बनानी है। कीप वन ब्लू पेन विथ यू। अगर नहीं ली तो पोज करके एक पेन और नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि जो भी मैं बोलूँ कि नोट डाउन करो उनको आपको नोट डाउन करते जाना है। सेकंडली, सी कमेंट बॉक्स एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्ट होमवर्क विद एमसीक्यू। एमसीक्यू से आपको होमवर्क स्टार्ट करना है। आपके हर एक पेज के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको ढूंढ के निकालने हैं वो उनके आंसर आपको खुद देने हैं। यानी एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यू 8 to 10 दिए है वो नहीं, मगर हर एक पेज के ऊपर से आपको स्टडी करने हैं, एमसीक्यू खुद निकालने हैं, आपको क्वेश्चन खुद निकालने हैं और एमसीक्यू के आंसर लिखने हैं। डायरेक्ट आंसर लिखोगे चलेगा, ऑब्जेक्टिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक पेज के अंदर 10 या 12 लाइन है या 20 या 25 लाइन है तो मिनिमम 2 to 3 यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ, नॉट बाय कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड्स और अदर। आपको खुद एमसीक्यू निकालने हैं ताकि जो कंटेंट यहाँ से हम पढ़ाएंगे आपके दिमाग में सेट हुआ है कि नहीं। आप पढ़ोगे और क्वेश्चन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं और कौन सा आंसर हो सकता है। सेकंड, वन लाइनर आंसर सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए जो भी है उनकी इंस्ट्रक्शन में देता रहूंगा आपको, तो आपको वो ध्यान में रखना है। अब चैप्टर के अंदर आने से पहले हम आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन आप सभी जानते हो और जिन्होंने ये वर्क किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। जो नए हैं उनको भी ये आईसीटी इको फॉर यू चैनल में जाके सब्सक्राइब करो ताकि आप सभी अच्छी तरह से पूरे वीडियो को और पूरे नोटिफिकेशन को अपने घर तक ले सको। सेकंड, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ रूपेश नायक, योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टीचर, एंड स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट चैप्टर विथ सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पूरे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड एनुअल टेस्ट के यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये पहले सिलेबस जो फर्स्ट टर्म के अंदर अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, एज पर गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट दैट वी आर कंडक्ट योर टेस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड एनुअल वॉट एवर, बट कीप इन माइंड दैट 7 marks, 12 marks, 9 marks, 11 marks and 11 marks. So there are 5 chapters in the first test. Up to 5th chapter there are 50 marks you can see on third column of first test marks. Second test के अंदर 9 chapter तक हमें ध्यान में रखना है। It is not semester system. You have to read entire 1 to 9 chapter. Weightage is different. 35 marks of the second. So 6 to
और 9 चैप्टर में से आपको 35 मार्क्स का सेकंड टेस्ट में पूछा जाएगा और फर्स्ट टेस्ट का 15। मगर फर्स्ट टेस्ट के अंदर काफ़ी इजी है आपके लिए कि सिलेबस भी कम है, मार्क भी अच्छी तरह से आप ले पाओगे। सेकंड टेस्ट में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया है, वेटेड 50 मार्क्स का है, सॉरी। और एनुअल एग्जाम के अंदर आप देख सकते हो पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये हमारा वेटेज हुआ चैप्टर वाइज, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो पॉज करके आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो पूरा डिक्टेट भी कर सकते हो और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सो दिस इज योर चैप्टर वेटेज फ्रॉम 1 to 11, फर्स्ट, सेकंड एंड एनुअल marks. Now, very important for you, this is the blueprint of 50 marks of first test, which is sent by Gujarat Madhyamik Shikshan Board in 2018 when the syllabus is changed. 2018 की जो ब्लूप्रिंट आई है उसके हिसाब से फर्स्ट टेस्ट की हम बात करें तो 50 मार्क्स से ये पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उनको हम थोड़ा सा इजी बना दे आपके लिए, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो ये जो कर्सर यहाँ पे है इन ब्रैकेट, जो इंडिकेट है ब्रैकेट के अंदर, वो ब्रैकेट के अंदर है जो मार्क है, यहाँ ये मार्क है 2 2 2 1 5, 2 + 2 + 1 5, then this 6, then this 1 + 1 2 + 2 4 4 plus this is asterisk mark, that is called optional, it is not counted. So 1 1 2 3 4 and 5, so these are the 5 marks. Then in chapter 4 1 2 1 1, that is marks। यानी अगर हम देखें तो सेक्शन ई में यहाँ पे 8 मार्क्स है, सेक्शन बी में 8 मार्क्स है, सेक्शन सी में 12, सेक्शन डी में 12 और सेक्शन ई में 10। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वो 50 मार्क्स में ABCD के अंदर डिवाइड हो रहा है। आई रिपीट इन इंग्लिश, द स्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमिक्स subject, it's divided into 5 sections, that is ABCDE, 8 8 8 12 12 12 respectively, ABCDE section. And weightage of this you can find out here. Prakran, that is called chapter, first 1 to 5 chapter for the first test. In first test there are 5 marks, you can see here in bracket, 5 marks for the first chapter. Second chapter weighted 6 marks, third chapter weighted 5 marks, fourth chapter weighted 5 marks, fifth chapter weighted 7 marks. So 7 plus 5 plus 5 plus 6 plus 5, that is called total marks 50. Here very important, ये जो सब्जेक्ट के अंदर ए सेक्शन है उसके अंदर ये 2 2 2 1 1 2, ये जो बाहर जो लिखे है वो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 + 2 + 1 + 1 + 2, that is called 8, यानी टोटल 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स सेक्शन ए के लिए है, यानी सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट चैप्टर में से 2 MCQ होंगे, सेकंड चैप्टर में से 2 MCQ होंगे, थर्ड चैप्टर में से 1 MCQ होंगे, थर्ड में 1 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर भी एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए के अंदर सॉरी आई रिपीट अगेन, दिस इज कंसीडर ऑफ ओनली एंड ओनली सेक्शन ए बेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो पहला सेक्शन है वो पूरा 1 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको MCQ पूछे जाते हैं। MCQ में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐसे यहाँ वेटेड दिए गए हैं। जो टोटल 8 मार्क्स है वो अलग अलग चैप्टर में से आपको पूछा जाता है। पहला फर्स्ट चैप्टर देयर इज 2 MCQ, 2 MCQ, 3 1 MCQ, 4 1 MCQ, 5 2 MCQ. So here total of MCQ is 2 + 1 + 1 + 2 + 2, that is called 8 MCQ, each 1 marks, that is 8 marks here. Second section बी के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड चैप्टर में से 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में से 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिफ्थ चैप्टर में से भी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी ये सभी मिला के 8 मार्क्स सेक्शन बी में हुए 1 लाइनर के। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव ए एंड बी आर वेरी कॉन्क्रीट, if you concentrate on A and B you will get 16 out of 16. It is very handy. आपको एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, ए और बी के अंदर अगर आपने पूरे मार्क्स अर्जित कर दिए तो फेल होना नामुमकिन है। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वेरी इजी सब्जेक्ट, यू कैन गेट वेरी इजीली एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू गेट 50 out of 50.
थर्ड सेक्शन की बात हो रही है सी सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी नहीं है, 2 मार्क्स का है सेक्शन सी, ईच 2 मार्क्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के हिसाब से 4 मार्क्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के हिसाब से 4 मार्क्स, यानी 4 + 4 + 4 यानी टोटल 12 मार्क्स सेक्शन सी के अंदर है, जिसके अंदर 2 + 2 + 2 यानी टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 12 मार्क होंगे। इट इज ईच 2 मार्क्स। सेक्शन डी 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो सेक्शन डी के अंदर पूछा जाता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर में से हम देखें तो एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, यहाँ पे एक होगा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज टोटल 12 मार्क्स। ये जो हैस्ट्रिक साइन है यहाँ पे दिख रही है, वो ऐसा बता रही है कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक के और में एक ऑप्शनल यहाँ पे मिल सकती है सेक्शन डी के अंदर हमें सेम चैप्टर के। और सेक्शन ई के अंदर हम देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन से देर आर 5 marks for each questions. So you have to keep in mind that only first chapter are not, but rest of the all chapter 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th are included for the 5 marks, and only 10 marks are there. So you have to attempt only 2 questions. You have to attempt only 2 questions, but there are options are also given in 3rd chapter. You can get 5 or 5. You can see the 5th chapter also 5 or 5, यानी 5 मार्क्स के 5th चैप्टर में से भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं या 3rd चैप्टर में भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो ये सभी मिला के हमारे टोटल बन जाते हैं 10, यानी सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन आपको फर्स्ट टेस्ट में 2 आएंगे, सभी मिला के 50। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट के अंदर ये बढ़ जाएगा, पहले 5 तक सीमित थे हमारे चैप्टर, अब 9 तक हो गए। देयर आर 9 चैप्टर आर देयर, सो वी कैन फाइंड आउट देयर आर 9 चैप्टर एंड वेटेज आर आल्सो देयर डिफरेंटली। In section A 8 marks, in section B 8 marks, in section C 12, in section C 12 and in section C 10. As we see here in first test 8 8 12 12 10, same here 8 8 12 12 10. Here also we can see only 5 chapter, but here 9 chapter. So weightage are going on, chapter are going on, चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ थोड़ा आपको इजी रहेगा। फर्स्ट टेस्ट के अंदर अगर ज्यादा हम स्कोर कर पाएंगे तो देयर इज लेस बर्डन ऑन दिस, व्हाई, बिकॉज द चैप्टर आर इंक्रीजिंग बाय 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अगर बात करें तो 1 मार्क्स, सेकंड चैप्टर के 1 मार्क्स, 3 4 5 में कोई भी एमसीक्यू नहीं है, 6 7 8 9 में एक एक एमसीक्यू, 2 और एक एक एमसीक्यू है और सभी मिला के 8 मार्क्स है। ऐसे जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट में देखा हर एक चैप्टर के अंदर 2 एक एक एमसीक्यू से 8 मार्क बना था। अब यहाँ हम देख रहे हैं 3 4 और 5 के अंदर एमसीक्यू है ही नहीं, और बाकी के जो 4 6 7 8 9 जो सेकंड टर्म में चले उनके हमने 2 और एक एक मिला के हमने सेक्शन ए कवर किया है। पहले चैप्टर के 2 ही मार्क्स है। कीप इन माइंड दैट इन सेकंड पोर्शन सेकंड टर्म इन सेकंड डेज देयर आर 2 मार्क्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंस्टेड ऑफ 7। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट के अंदर 7 मार्क्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ही मार्क्स थे। सेकंड टोटल वेटेज ऑफ सेकंड चैप्टर इज 3 मार्क्स in second test, but here in first test 12 marks. Now 6 marks. Now as comparatively we can see in section E for the essay type questions 5 marks के जो क्वेश्चन है सेक्शन ई में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 में से कोई नहीं है। सेक्शन ई के अंदर सेकंड टेस्ट की बात हो रही है, कीप इन माइंड इट इज सेकंड टेस्ट ब्लूप्रिंट। सेकंड टेस्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5 किसी से हमने 5 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 8 एंड 9 ये 3 जो चैप्टर है उनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं और 10 मार्क 5 मार्क्स ईच, सो देयर इज 10। नाउ annual exam is there, annual test blueprint, it is 80 marks here. So here we can see entire whole syllabus are there, 1 to 11 chapter are here, and weightage are also different, 5 first chapter 7, second chapter 8, third chapter 4, 8 8 7 respectively up to 80 marks का आपका जो डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है
एनुअल एग्जाम के लिए, यानी कोई भी चैप्टर बाकी नहीं बचेगा। हाँ, लास्ट के जो 10 और 11 चैप्टर है उनका वेटेज हम देख सकते हैं 8 थे, जो लास्ट के हम एनुअल के अंदर रखे वो 2 चैप्टर के अंदर वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। सेकंड, सेक्शन ई की हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6, 8 और 9 ये जो चैप्टर है उनमें से कोई भी लॉन्ग यानी सेक्शन ई के 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 20 मार्क्स के टोटल आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, दैट यू विल गेट 20 मार्क्स। तो ये हमारी बात हुई पूरी स्ट्रक्चर की, जो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट, सेकंड और एनुअल एग्जाम कैसे दी जाएगी, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, उनके मार्किंग सिस्टम क्या होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है उससे पहले थोड़ा हम इंडेक्स देख ले। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी रिफॉर्म्स, नेशनल इनकम, बजट, इकोनॉमी थॉट्स। दीज आर 11 चैप्टर लिस्ट फॉर यू दैट यू कैन फाइंड ऑन योर टेक्स्ट बुक। अगर हाँ आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ध्यान में रखो, ऐप के अंदर से टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करके देख सकोगे, और उनके अंदर जो भी पॉइंट हाईलाइट करवाने हैं वो ध्यान में रखना, आपके नोट में नोट डाउन करना, और जब टेक्स्ट बुक आपको मिल जाए तो आप उसके अंदर हाईलाइट कर देना। काफी इजी है फर्स्ट चैप्टर, बहुत सारा आप 10th में से सीख के आए हैं। इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स, various type of thoughts are there, Adam Smith, Alfred Marshall, Leon Robbins, Paul Samuelson. These are the economics that give the definition of the economics. Then very easy point for you, economic activity and non-economic activity. Then there are microeconomics and macroeconomics. What are the importance of statistical data in economic study? Then some of the requisite aspect in collecting statistical information is presenting. Then presenting quantitative and numerical information in the diagram. Importance of the economics, these are the discussing point in this chapter. So let's we start our first chapter with economics and introduction. Best of all students, you all are very ready for this, and I hope this is the first chapter and very interesting chapter for you and very easy chapter. It is mark getting chapter, as we already know that in first test there is a weightage of total 5 marks of, and total 7 questions are there for the A, B, D, right? So keep in mind this structure and do this work. So first introduction is this: human beings are the intelligent creatures, and thus they are able to group, distinguish and examine their surrounding and environment to ensure to happy living. They have to create various institutional like the social, political and economic system. In order to understand such system significantly, sustain them over long periods of time and resolve the complexities in such systems, human being formulated certain principle and based upon various philosophies and science. In prehistoric and earliest historic periods, human being dealt with difference and solved certain complexities by the entering the fight and battle. हमने देखा कि जब हमारा इकोनॉमी इतना डेवलप नहीं था, हम बाटर सिस्टम के ऊपर थे, हमारी बहुत सारी नीड्स हम अपने आप ही सॉल्व कर सकते थे। अगर पैसे नहीं है तो एक दूसरे के साथ लेन देन कर देते थे, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, या फिर हमारी सर्विस के अगेंस्ट कॉमोडिटी, हम बाटर सिस्टम से भी काम चला लेते थे। इतना डेवलप नहीं था इकोनॉमी, और हमारे जो दादा परदादा जो डीलिंग करते थे इकोनॉमी के अंदर, वो भी काफ़ी इजी मेथड से होती थी। इतना सारा हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं था, और इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होता गया, उनका जो रिएक्शन हुआ या फिर उनकी जो मूवमेंट हुई उनके ऊपर, उनसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुआ। बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास है, मगर उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना वो हमें नहीं पता है। अगर यूटिलाइजेशन करना पता है तो हमारी जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, उनके सामने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और वो भी अल्टरनेटिव यूज वाले हैं। तो हाउ टू बैलेंस, वो सभी बातें धीरे धीरे करके आई। नाउ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ सभी छात्र ध्यान दें, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू के अंदर भी आने के चांसेस रहेंगे, तो नोट डाउन करें। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स, एवरीवन राइट डाउन, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज इंडियन थॉट्स इज अर्थशास्त्र विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ, that is the meaning of purpose or goal, and thus Arthashastra is Sanskrit means the science of benefits or purpose
इन प्रैक्टिकल लाइफ। दिमाग में साफ साफ हो जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र को संस्कृत वर्ड से आया है। अर्थशास्त्र संस्कृत में जो है वो अर्थ, उसका मीनिंग होता है पर्पस, कुछ पाना, कुछ करना, एंड द अर्थशास्त्र इज संस्कृत मीनिंग द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। It describes that the purpose of human behavior it is to seek benefits। हर एक ह्यूमन की बिहेवियर वही है कि अपने जो भी रोजाना वो काम करता है उनमें से मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिले उसके ऊपर भी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Very important, I repeat again, very important this paragraph for the 1 marks and MCQ। The English word economics is derived from Greek word oikonomos। Repeat again, I repeat again this word oikonomos, repeat oikonomos, speak with me you all, Greek word which that is called oikonomos, everyone speak word this oikonomos। So oikonomos have two words, first is oikos means household and nomos means management, that is called management of the household, it is called oikonomos। oikonomos का वर्ड दो तरह से हम डिवाइड करेंगे। oikos that is called household, जो घर में जो भी चीजें हैं हमारे पास, हम सर्विस का यूज करते हैं, हम कॉमोडिटी का यूज करते हैं, बहुत सारी लग्जरियस कॉमोडिटी हमारे घर पे है, वो सभी कॉमोडिटी के अंदर हमें मैनेजमेंट करना है, that is called nomos। अगर अच्छी तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो वो सभी के ऊपर जो हम खर्च कर चुके हैं वो मेंटेन करना काफी भारी रहेगा। अगर आपके घर पे टेलीविजन है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, या फिर गेहूं चावल जो भी है, दैट यू हैव टू मैनेज, आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर घर पे हमें पूरे साल का गेहूं चावल ऑयल सभी हम भर के बैठे हैं और अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो इट विल बी पेरिशेबल, वो बिगड़ जाएंगे, उनका मैनेजमेंट करना है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड्स। इकोनॉमिक्स इन द इंडियन थॉट्स, जो भारतीय चिंतक है उन्होंने क्या अपने भाषा में जो थॉट्स दिए हैं उनकी बात हम करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 years old, and thus Indian philosophy despite various aspects of human life and provides insight into a way of life। very important। और स्टूडेंट I repeat again, काफी important है यहाँ MCQ के लिए, यहाँ ध्यान दे सभी छात्र। The history of Indian economy or culture is more than -1000 years old, -1000 that is 5000 years old। हमारी जो हिस्ट्री है इकोनॉमी की, इंडियन कल्चर की, वो 5000 साल पुरानी है। एंड दस इंडियन फिलोसॉफी डेपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उनके बारे में बहुत सारा बयान करते हैं। और वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है, कैसे हमें जीना है, कैसे टैकल करना है, कैसी क्राइसिस के बीच रहना है, इकोनॉमी के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, दैट इज इट लर्न अ वे ऑफ लाइफ। द 4 पुरुषास्त्र दैट इज कॉल्ड पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंडियन फिलोसॉफी आर धर्म दैट इज कॉल्ड रिलीजियस, अर्थ दैट इज कॉल्ड पर्पस बेनिफिट वेल्थ, कामा एंड मोक्षा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पिलर है हमारे पुरुष शास्त्र के, उसके ऊपर पूरी एक्टिविटी हमारे जिंदगी की है। very important for MCQ or one sentence, how many purush shastra are there? That is 4। give the name of it that is called dharma, earth, काम and मोक्ष। ये सभी पे एक वर्ड अगर हम देखें तो धर्म यानी रिलीजियस ड्यूटी, अर्थ यानी पर्पस बेनिफिट कुछ पाना, कुछ वेल्थ अर्न करना, काम यानी डिजायर। मेन रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट डिजायर। अगर डिजायर नहीं है तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, मगर डिजायर एंड मॉक्स कुछ पाना, लिबरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द डन ऑफ लाइफ डन, अर्थ दैट इज कॉल्ड बेनिफिट सब्जेक्ट। सो दिस आर complete here economics in Indian thought। now next point is some of the economists are given their thoughts, an activity done with the purpose of the obtain some benefits is called an economy activity। जो आपके 10th के अंदर भी एसएस में पढ़ के आए हो, इकोनॉमी एक्टिविटी की डेफिनेशन हम डीप में उनका डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट्स, कुछ पाने के लिए, कुछ इकोनॉमिक रिवॉर्ड पाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए अगर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इट इज वन ऑफ द 4 goals and duties of human being to create wealth as a mean of living and material pleasures, in the other words performs activity for the benefits।
जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनका एक ही मकसद होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, हम बहुत सारा कुछ ना कुछ कमा सके। These are the our benefits. These are the our main logic. These are the our main goal from the economy. Very important. All students, see here, concentrate here, everyone. 2500 years ago, here is very important. As you are commerce student or art student and one subject of economics, don't back from the words, from the data. आपको अगर इकोनॉमिक्स मिला है तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी आपके डेटा के साथ। अगर वो आपकी दोस्ती नहीं हुई तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट योर मार्क्स। 2500 years ago, कौटिल्य, very important economist name, कौटिल्य, who is also known as a चाणक्य। चाणक्य का नाम है कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 2500 years से पहले अगो, कौटिल्य, who has also known as a चाणक्य, discussed in his book, very important, the book of the Kautilya, and here is very important, 2500 years ago, Kautilya, who has also known as a Chanakya, discussed in the book Arthashastra, the purpose of the economy. Arthashastra, the purpose of the economy, economic activity undertaken by the state and the society. According to the Kautilya, the intention of the human being is earth, wealth. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य ने ऐसा बोला कि कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं उसका एक ही मकसद है अर्थ, दैट इज वेल्थ, दैट इज बेनिफिट। बेनिफिट लेने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है। अगर पेरेंट्स कोई भी बिजनेसमैन है या सर्विस पर्सन है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो उनका एक ही मकसद है बेनिफिट, कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए कुछ अर्न करना। द पीस ऑफ द लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ, जहां पे हम रहते हैं अर्थ, वो भी एक हमारी संपत्ति है, हमारी अर्थ भी एक हमारे लिए प्रॉपर्टी है। दस साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमी। जो जिस पर्पस से हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, जो भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, वो एक्टिविटी के अंदर मेन अर्थ है, बेनिफिट है, और बेनिफिट से ही हम अपना गुजारा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू ऑल, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो गए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने डेफिनेशन दी, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रीक फिलोसोफर जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने अपने आइडिया इकोनॉमिक के अंदर दिए। उनके बुक का नाम है ओ इकोनॉमिका। ओ इकोनॉमिका, आई रिपीट अगेन, द वर्ड ओ इकोनॉमिका इज द नेम ऑफ द बुक which are written by Greek philosopher। काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है, तो बुक का नाम है ओ इकोनॉमिका। ओ इकोनॉमिका किसकी बुक है? एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कहाँ के है? ग्रीक फिलोसोफर। तो ये पूरी सेंटेंस, वन सेंटेंस के लिए, 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये सभी नोट डाउन करते जाओ। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल gave his view on economics in his book O Economica. Now, which however, with the advent of the individual revolution, just as division of the labor and specialization were introduced in the industrial sector, where a piece of the work is done by the worker or group of the worker who specialize only in that particular job, the knowledge of the philosophy also started getting classification into various specialized science। यहाँ पे ऐसी बात बताई गई है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी जॉब करते हैं, 4 फैक्टर है हमारे, 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ये सभी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर। मगर हियर द वन वर्ड इज हियर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जो पर्सन जिसके अंदर एक्सपर्ट है, उनके अंदर से उनका कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट निकलता है। तो इकोनॉमी के अंदर ये बात बताई गई है कि हमारे जो भी लेबर है, जो भी लैंड है हमारे पास, जो भी लैंडलॉर्ड है, जो भी कैपिटलिस्ट है, उनको ऐसा वर्क करवाओ जिसके अंदर उनकी मास्टरी हो, और वो जो भी आउटपुट देंगे वो बेस्ट होंगे इकोनॉमी के लिए, और उनसे पूरे इकोनॉमी का अच्छी तरह से साइंटिफिकली बेनिफिट होगा। सो हियर ऑल डेफिनेशन इन द वे, सॉरी, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई थी एरिस्टोटल की, उन्होंने साफ बताया था कि जो भी स्पेशलाइज पर्सन है उनको वो जॉब दे, उनका नॉलेज बढ़े, और उनके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आर्ट है, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एंटायर इकोनॉमी। नाउ लाइक द फिजिकल साइंस,
The social science also developed as a specialized branches, and their methodologies were no longer based purely upon the described logic, but there is a sciences start applying the scientific tools and methods. यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि अगर किसी के पास स्पेशली कुछ नॉलेज है तो वो इकोनॉमी की एक ब्रांच बन जाती है, वहाँ एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जिनसे आउटपुट इकोनॉमी के अंदर चाहिए। 3 सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड एग्रीकल्चर, दैट यू लर्न इन स्टैंडर्ड 10 इन एसएस के अंदर आप पढ़ के आए हो। ये चारों सेक्टर, ये तीनों जो सेक्टर है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है ताकि आउटपुट ज्यादा हो। एग्रीकल्चर फील्ड है तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारा आउटपुट होना चाहिए, मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, साइंटिफिकली उनकी कैसे हम प्रोडक्शन ज्यादा करें वो सब कुछ हमें आना चाहिए। तो दिस आर कंसिडर पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। एंड pondering upon the creation of wealth, Adam Smith wrote in 1776 year, very important, note down, every student note down this point। Adam Smith in the year 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी है, उनका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उनका शॉर्ट में जो है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उनकी बुक काफी फेमस हुई, काफी पॉपुलर हुई। किसकी? Adam Smith। Adam Smith is the father of economics। I repeat again, Adam Smith is a father of economics। That you can find out in the comment box question also, or your notebook or homework also, that Adam Smith is a father of economics and he wrote which book? That is called Wealth of Nation। The full form of his book is An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation। The book name is also known as a Wealth of Nation। With this book, Adam Smith is known to have pioneered the development of economic as a specialized area of knowledge in the West। West के अंदर जो specialized knowledge उन्होंने create किया बुक के अंदर 1776 के अंदर। And then Industrial Revolution created a new economic way of life and new methods of wealth creation with the introduction of machine and huge investment in the means of mass production। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई 1776 के अंदर, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक का थोड़ा बहुत डेफिनेशन देने की कोशिश की। उनकी डेफिनेशन क्या है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में ही देखने वाले हैं। और उसके बाद जो रिवोल्यूशन हुआ, पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उससे बहुत सारे इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। 1956 की सेकंड 5-year प्लान के अंदर जो हमारा पूरा इंडस्ट्रियल बेस रिवोल्यूशन हुआ, उनसे इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला। तो अब ये जो 3 पॉइंट है आपके स्क्रीन के सामने बोल्ड के अंदर है, definition of economics by Adam Smith, definition of economics by Alfred Marshall, and definition of economics by Leon Robbins, and definition of economics of Samuelson। ये चारों इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बात की है इकोनॉमिक्स की और उनके डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन बी के लिए, वन लाइनर के लिए ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सो यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना है आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जो एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, रॉबिन्स ने और सैमुएल्सन ने दी है। उनके वेरियस बुक के अंदर वेरियस ईयर के अंदर उन्होंने दी है, तो ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी दी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। नाउ फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। Economics is the study of the nature and causes of wealth of nation। Economics studies the exchange of physical wealth produced by the labor। Adam Smith introduced economic as a social science। Underline this important, very important sentence. Who introduced economics as a social science? Or Adam Smith introduced economics as a death science। So Adam Smith introduced the economics as a social science। I repeat and highlight this point. Adam Smith introduced economic as a death economy, that is called social science economy। Or who introduced economy as a social science? That is Adam Smith। Very important this one, because on the one hand he studied human efforts and on other hands his methodology was scientific। Since the times of Adam Smith, economics was studied as a independent science and not as a part of general philosophy। In the way he talked about human welfare only in his book। डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो एडम स्मिथ ने दी है वो बेसिस ऑफ वेल्थ, बेस
वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर यानी वेल्थ के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स की स्टडी जो फिजिकली वेल्थ और प्रोड्यूसर के ऊपर है उसके ऊपर वो ध्यान में ली गई है। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस, उन्होंने सोशल साइंस बोला है इकोनॉमिक्स को, और वेल्थ के बारे में बहुत जोर डाला है अपने इकोनॉमिक्स के अंदर। ह्यूमन वेलफेयर उनके बुक के अंदर भी ह्यूमन वेलफेयर की बात की गई है। तो एडम स्मिथ के हिसाब से वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ से आ सकते हैं। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की बुक लिखी है 1776 के अंदर। नाउ डेफिनेशन ऑफ आल्फ्रेड मार्शल in his book repeatedly here year and book are very important here 1819 1890 year is very easy, एक में अगर 8 ऐड करोगे तो 9 और लास्ट में 0 हमारी इंडिया की खोज। तो 1890 किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का ईयर। कौन सा ईयर है? 1890 इन विच दे कैन written his book Principle of Economics। Repeat again the first name of the book by Adam Smith, that is called Wealth of Nation, and second book by the Alfred Marshall in 1890, that is called Principle of Economics. So this is very important. Note down this point in your notebook. Principle of Economics, published in the 1890. Alfred Marshall defined in his book, economic is the study of mankind in the ordinary business life. Very important definition. Economics is the study of mankind, study of mankind। जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, अर्निंग करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेते हैं, बहुत सारा हम इकोनॉमी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, डील करते हैं, उसकी हमारी मैनकाइंड की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा लेना है, अच्छा लेना है और कम पैसे में लेना है। दिस आर द ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी। तो मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज implies that in everyday life people usually seek material well-being। हर एक वॉक ऑफ लाइफ के अंदर जो भी पीपल है वो एक ही बात समझते हैं कि उनका अच्छे से गुजारा कैसे हो, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हो वो कैसे मैक्सिमम काम आए, और जो उनके पास रिसोर्सेज है, जो पैसे हैं उनके जेब में, जो परचेसिंग पावर है, उनसे उनका कैसे मैनकाइंड हो, उनका वेलफेयर कैसे हो और वो कंटेम कैसे हो, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल। यही बात मार्शल ने बताई है उनकी डेफिनेशन में। दैट वाई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन स्टडी हियर। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है। Thus, this definition define economics as the study of everyday activity of human being and seek to explain below well-being in attained from the material consumption। जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जो मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर, उसके ऊपर से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। नाउ third definition given by Robinson here is also important in 1931। Repeat again, in 1931 he wrote the book, the name of the book is how to allocation, the book's name is economics, nature and significance of the economy। Very important book name। In 1931 Robbins written his book, the name of this book is Nature and Significance of Economy। Nature and Significance of Economy, ये उनकी बुक का नाम है। 1931 के अंदर, 1930 आप एसएस में अगर जाओ तो गांधी बापू को याद करते होंगे, डांडी कुछ की थी 1930 के अंदर। तो उसके एक साल बाद रॉबिन्स ने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी। 1890 मार्शल, 1776 एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और रॉबिन्स की बुक 1931 उसकी बुक का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी। तो डेफिनेशन उन्होंने दी है, एनी फील्ड ऑफ द साइंस डील्स विद प्रॉब्लम क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक डील्स with the questions how to allocate limitation resources which have alternative uses in the satisfaction of the recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in the society। सोसाइटी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है लिमिटेड है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो भी हमारे सामने मीन्स है, जो भी हमारे सामने अल्टरनेटिव है, हमारे सामने जो भी कमोडिटीज है, सर्विस है, वो अल्टरनेटिव यूज वाली है, और जो भी यूज हम करते हैं वो यूज का
हमें कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, हमारे पैसे जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारे खर्च जो हो रहे हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे लें, वो रॉबिन्स के डेफिनेशन के अंदर बात आ रही है। नाउ नेक्स्ट, according to the Robinson, economic is a positive science. Very, very important. Second paragraph of this. Second paragraph is very, very important. According to whom economics is a positive science? So, according to Robbins, economics is a positive science and does not prescribe how things should be. It studies how human beings behave and does not deal with the how they should ideally behave. Hence, economics does not deal with norms and thus it is not narrative science. Very, very important. It is not narrative science. तो अपने रॉबिन्स की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने बताया कि हाउ ह्यूमन बीइंग इज बिहेव, हम मार्केट में इकोनॉमी में कैसे बिहेव करते हैं, और डज नॉट डील विद हाउ दे शुड आइडियली बिहेव, उसका आइडियली बिहेवियर कैसा है वो हम उनकी डेफिनेशन से जान नहीं सकते। So definition of Paul Samuelson are very, very important because it related with 1947. हमें आज़ादी मिली 1948 के अंदर, उनके एक साल पहले 1947 के अंदर पॉल सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन दी थी, और उनकी जो डेफिनेशन है वो उनकी बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टूडेंट नोट डाउन, एवरी स्टूडेंट नोट डाउन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, उनकी जो बुक का नाम है वो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, विच इज पब्लिश्ड इन 1947 के अंदर पब्लिश हुई। दिस आर बाय प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। Samuelson defined economy is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to purpose various commodities over times and distributing them for consumption. उनकी डेफिनेशन के अंदर सैमुअल्सन ने अच्छी तरह से जो हमारे यूजेस है उसकी बात बताई। इकोनॉमी स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग, जो कॉमोडिटी है, जो सर्विस है, वो किस तरह से इकोनॉमी के अंदर कॉमन पब्लिक सिलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से हमें आपके स्कूल से आपके घर तक जाना है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव सर्विस के हैं, आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। आप ऑटो में जा सकते हो, आप बस में भी जा सकते हो, तो कौन सा इकोनॉमी आपको अच्छी तरह से कंटेम करेगा, सेटिस्फैक्शन करेगा आपके परचेसिंग पावर से। और सेकंड, टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो अल्टरनेटिव यूज थे हमने दिखा है कि घर पे जाना है तो पैदल भी जा सकते हो, नजदीक में है तो बाय ऑटो भी जा सकते हो, बाय बस भी जाके, तो अल्टरनेटिव यूजेस है आपके सामने जो रिसोर्सेज है, उनमें से जो भी हम बेस्ट सिलेक्शन करते हैं, अपना जो कंजम्पशन करते हैं, हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उसके ऊपर हमारा पैसे खर्च होते हैं, तो वो बात उनकी डेफिनेशन के अंदर बताई गई है। वेरियस पर्सन्स इन द सोसाइटी, it always cost and benefits of improving patterns of the resources allocations. Hence, Samuelson talks about choice, allocation of scarce resources and evaluation of cost and benefits of the doing. ये भी बात उसकी डेफिनेशन से हमें मिल रही है। All definition in way commonly points are there. इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जो भी चारों की डेफिनेशन है उसके अंदर जो कॉमन बात आती है उसकी हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज दैट in a way of commonly points out that economic studies human behavior के ऊपर उसकी स्टडी निर्भर है। इस पॉजिटिव इन नेचर, उनके नेचर के अंदर हम देखें तो पॉजिटिवली हर एक इकोनॉमिक्स जा रहे हैं, कैसे सेटिस्फैक्शन मिले, कैसे अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर कंटेंट मिले, वही उन्होंने बात की थी। एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड, हर एक को काउंट करने के लिए साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, और साइंटिफिक मेथड से ही हर एक के जो एक्सपेंडिचर है, जो कंजम्पशन है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी है, वो हम परचेसिंग पावर से मेजर कर सकते हैं। एंड मेथोडोलॉजी, और मेथोडोलॉजी जो है वो भी हम यूज करते हैं। एंड दस इट इज सोशल साइंस, और सभी को ध्यान में रखिए ये कैसा साइंस है, इकोनॉमिक सोशल साइंस है, क्योंकि सोशल आर टुगेदर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी बनती है ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग जो भी रैशनल डिसीजन लेते हैं उनकी इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर पड़ती है। So now this point is ended here. Very, very interesting point. I hope you all enjoy this point. And if you have taken your note, please note down. I repeat again, the 4 economics name are there. That is Adam Smith,
Marshall, Robinson and Samuelson. Various books are there, various year are there. 1776, that is an inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation, that is called Wealth of Nation books. Then second is in 1891 plus 8 equal to 9, that is the remembering year trick, 1890. Then it is book of Marshall, name of the book is Principle of Economics. Then Robbins 1930 में बापू ने दाढ़ी कुछ की थी। उसके बाद के ईयर को हमें याद रखना है जिनके अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी ये बुक उन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने यानी रॉबिन्स ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इकोनॉमिक के डेफिनेशन का। सैमुएल्सन आए 1947 में, हमारी आज़ादी के एक साल पहले उन्होंने बुक ली थी, बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उन्होंने जो बुक ली थी उसके अंदर अल्टरनेटिव यूसेस की बात हुई और हर एक के पॉइंट को हमने ध्यान में रखा। अब नए पॉइंट, काफ़ी इजी पॉइंट जो आपको इंटरेस्ट में काफ़ी बढ़ावा करेगा, ऐसे पॉइंट यू आर वेरी नो एंड वेरी इजी पॉइंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 10, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Without any type of explanation by this definition, you can know from standard 10 what is economic activity and non-economic activity. यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक के अंदर जो स्टूडेंट यहाँ पे रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इजी पॉइंट है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की आपको डेफिनेशन न समझे तो भी आपको स्टैंडर्ड 10 से ये अच्छी तरह से दिमाग में हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से और नॉन इकोनॉमिक कौन से। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। Activity performed with the purpose of getting economic benefits. I repeat again, all note down in your notebook. Activity performed with the purpose of getting economic benefits. I repeat again, activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of income. Income के मेजर से, मीडियम से अगर हम इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टिविटी करते हैं और हमें कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो सभी एक्टिविटी आर इन्वॉल्विंग of exchange of goods and service or factors as well as involving cost is called economic activity. जहाँ cost, expenditure, income की लेन देन होती है, डीलिंग होती है, these all are known as a economic activity. So economic activity in terms of finance, in terms of money, अगर मनी की लेन देन हो रही है, कोई भी आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे अगर हम अपने कोई भी कॉमोडिटी, सपोज स्टैंडर्ड 11 की टेक्स्ट बुक अगर परचेस करनी है तो वी हैव टू स्पेंड मनी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अगर आपको फीस पेड करनी है तो आप चेक से फीस पेड करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। मगर जो एक्टिविटी के अंदर, जिस एक्टिविटी के अंदर ये सब कुछ एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ दिस ऑल, इट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल आई वांट टू शेयर विथ यू. These are very easy example for you. Eating in a restaurant, it is a one type of economical activity. Watching a movie in a theater, it is also economical activity. Work in a one's own farm to extract labor and get output, it is also economic activity. Get employment in the school to teach, provide service is also by the salary, it is also economic activity. ये सभी तो economic activity के example है. But if you want to share another example that very clear in your mind, everyone have now smartphone and everyone know the technology about smartphone. Smartphone के अंदर अगर हमें स्टैंडर्ड 11 की जो भी लिंक आती है आपके ऊपर और अगर वो आपको देखनी है या आपको जूम ऐप थ्रू अगर आपको पढ़ना है तो यू need Zoom application from Google Play Store, right? So when you download Google application or when you download this video, is it economical activity or not? I repeat again, जो आप Google Play Store से ऐप डाउनलोड करते हो या यहाँ से आप जो देख रहे हो उनको आप डाउनलोड करोगे या देखोगे, is it economical activity or not? और दूसरा, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आप डाउनलोड कर देते हो और अगर आपके फ्रेंड को वो चाहिए और आप अपने फ्रेंड को जेंडर से या ब्लूटूथ से या कोई भी अगर दूसरे मीडियम से जिसमें डेटा का कोई यूज ना हो उनसे आप अगर अपने फ्रेंड को ये वीडियो या ऐप आप शेयर करते हो ब्लूटूथ से, जेंडर से,
तो क्या वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है? तो सबसे पहले हम बात करें द एक्टिविटी विच आर डन इन मैनर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। अगर आपने अपने वीडियो डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर में से, अगर आपने एक ऐप डाउनलोड की है, तो इट्स अ मैटर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। वाई? बिकॉज यू नीड डेटा एंड डेटा नेवर बी गोइंग ऑन फ्री। डेटा कभी भी मुफ्त में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो एक्टिविटी हुई वो टोटली इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। हाँ, अगर 10-12 दिन के लिए स्कीम के तहत आपको फ्री टाइम मिलते हैं, दैट इज अनदर थिंग। मगर अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी वीडियो या कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है, यू नीड इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा आपको मुफ्त में नहीं मिलते। दैट वाई टू डाउनलोड सम ऑफ द वीडियोस और डाउनलोड सम ऑफ द ऐप, इट्स नॉन एज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और दूसरी बात हुई वो आपके मोबाइल के अंदर से आपके फ्रेंड जेंडर थ्रू, थ्रू अगर आपके डिवाइस में से ले रहे, इट इज अ वन टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। वाई? बिकॉज ट्रांजेक्शन ऑफ डेटा सिंपली देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेटा, मोबाइल डेटा। सो ये जो एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसमें कोई डेटा के पैसे नहीं जाने वाले। आप सिंपल दोनों के साथ एक पेयर करेंगे, पेयरिंग से आप अपने डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। Now, second point is microeconomics and macroeconomics. Very, very important. Micro, that is small part. The study analysis done in economy, that is in two way. Two way, that is microeconomics way and macroeconomics way. Analysis of individual units are known as a microeconomics. Microeconomics is a study and analysis of individual units of an economy. It studies the national behavior of individual units. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो भी स्टडी होगी वो स्टडी हमारी इंडिविजुअल बेस पे होगी। अगर हम बात करें किसी मॉल की, यहाँ पे डीमार्ट का है मॉल, गांधी दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर है, जैसे कि धीरज सन सूरत में है, डीमार्ट जो है पूरे हर एक स्टेट के अंदर है। तो किसी एक डीमार्ट या डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मगर धीरज सन से, डीमार्ट है, सहज है, ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर की बात होगी, हर एक कंज्यूमर की बात होगी, हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात होगी, हर एक सेलर की बात होगी इकोनॉमी के अंदर। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल। अगर किसी स्कूल के किसी एक क्लास के स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मगर पूरी स्कूल का कितने स्ट्रेंथ, 11-12 के सभी बच्चों के अगर हमें नंबर चाहिए, तो इट्स स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक क्लास के अलग अलग हम ऐड करते जाएंगे। 11G में 60 है, 11H में 60 है, 11th में 70 है, 11J में 60 है। तो 60 + 60 + 70 + 60 यानी 180 + 70, 250 नंबर इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। तो हर एक का अगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स और ऑल इंडिविजुअल सेलर्स, ऑल इंडिविजुअल कस्टमर टू स्टडी टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हर एक इकोनॉमी को हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर हर एक को हम ध्यान में लेंगे, हर एक का टोटल करेंगे, मगर माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल को हम ध्यान में लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का मेन मकसद है हर एक का स्टडी करना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उनसे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इकोनॉमिक्स में अगर प्राइस बढ़ानी है, कम करनी है, लिटरेसी रेट के ऊपर ध्यान देना है, इलिटरेसी रेट के ऊपर ध्यान देना है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने हैं, या पॉवर्टी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने हैं, तो ये सभी के लिए वी नीड स्पेशल नॉलेज एंड इट विल बी प्रोवाइड बाय इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक से हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे। पूरे इकोनॉमी के अंदर अगर इरिडिकेशन को स्टॉप करना है तो 100% वी हैव टू मैनेज ऑल स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन सेंसस 2011 और 2021 के अंदर हमने देखा था, 11 के अंदर देखा था कि देयर आर 22% स्टिल अनएम्प्लॉयड पर्सन और पुअर पर्सन। सो दिस डेटा इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ ऑल इंडियन स्टडी बेस। हर एक इंडियन की हम स्टडी करेंगे तो पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब भी मालूम पड़ सकता है। Now next point is presentation of information data in economics. Economics के अंदर जो डेटा है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जो स्टूडेंट अभी भी आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, उनके लिए फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद एंड तक देखने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जाके आप जो क्वेश्चन आंसर है वो लिख सकते हैं और आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है। नोटबुक कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देंगे दैट यू हैव टू फॉलो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ ओवर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर तीन तरह से हम स्टडी इकोनॉमिक्स का जो किया है, वी कैन give 3 points for the study of economics data. Economics data को हम 3 point में डिवाइड कर सकते हैं। First, descriptive manner, second by the way of data tables and third points by the way of graphs. ये तीनों के हिसाब से हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। First is describe manner, description manner that is called. आपके 10th के अंदर अगर जो मार्क्स आते हैं, जो आपके मार्क्स 10th के अंदर है वो कौन से फॉर्मेट है वो आप चेक करना। वो आपके जो डेटा है वो डेटा टेबुलर फॉर्म में है, टेबल बना है, सब्जेक्ट, इंटरनल, टोटल, ये सभी को ध्यान में रख के आपका रिजल्ट कार्ड बना है। तो रिजल्ट कार्ड बनाते वक्त जो डेटा आपके पास से लिए जाते हैं उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर हमने देखा कि अगर किसी एक इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट के अगर डेटा अगर आ रहे हमारे पास, गांव के डेटा आ रहे हैं या फिर हमारे सिटी एरिया के डेटा आ रहे हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ है, या फिर कितने कमा रहे हैं, कितने कमा नहीं रहे, दो हाउ मेनी आर द एम्प्लॉय, हाउ मेनी आर द अनएम्प्लॉय, हाउ मेनी आर पुअर, हाउ मेनी आर नॉट पुअर। तो उनके जो भी डेटा आएंगे वो टोटली डिस्क्रिप्टिव मैनर से आएंगे कि भारत के गुजरात के अंदर 2103 लोग अभी भी बेकार है, 2200, ये एग्जाम्पल है। ये ऐसे डेटा डिस्क्रिप्टिव मैनर से आएंगे। यानी अगर आपके 10th के मार्क्स को अगर हम डेटा से या डिस्क्रिप्टिव मैनर से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि सो एंड सो नेम वाले स्टूडेंट के गुजराती में सो एंड सो मार्क्स है, मैथ्स में सो एंड सो मार्क्स है, इको में सो एंड सो मार्क्स है, साइंस में सो एंड सो। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव मैनर बनी, उनसे कोई नतीजा नहीं निकल सकते। मगर इकोनॉमी एनालिसिस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द 3 फॉलोइंग वे। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वे ऑफ डेटा टेबल एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे ऑफ ग्राफ्स और डायग्राम। डायग्राम और ग्राफ से भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड फॉर द कमोडिटी 20, 15, 10 और 5। सी दिस टेबल वेरी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेबल, ये जो डेटा है ये कमोडिटी ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहाँ पे उनके डिमांड है यूनिट में, इंडिविजुअल यूनिट की डिमांड है। तो मान लो एक स्टेटमेंट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि व्हेन द प्राइस इज डाउन डिमांड विल बी गो अप। जब प्राइस कम होगी हमारी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोग सस्ता और अच्छा पसंद करते हैं। डिमांड ऑफ द पब्लिक आर वेरी चीप एंड वेरी इजीली एंड गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लो रेट। सो जब व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन आवर डिमांड विल बी डेफिनेटली अप, एंड व्हेन द प्राइस इज गो अप, जब हमारी प्राइस बढ़ती जाएगी तो डिमांड हमारी इनिशियली कम होती जाएगी, क्योंकि हमारा परचेसिंग पावर, हमारी जेब ना बोल रही कि नहीं इतने पैसे नहीं है, तो हम डिमांड कम कर देंगे। सो इट इज अ प्रिंसिपल। ये डिमांड का प्रिंसिपल हमने स्टडी किया कि if the other factor remain constant and when the price is increased demand will be contracts and when the price decreased demand will be expand। ये तरीका हुआ डिस्क्रिप्टिव मैनर का। सेम उनको हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाया यहाँ पे कि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि 20, 15, 10 और 5 प्राइस लगातार कम हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो 20, 40, 60, 80, यानी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यहाँ से कंपैरिजन करते 5, 10, 15, 20, अगर प्राइस यहाँ से हम देखें तो प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हमारी डिमांड कम होती नजर आ रही है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब सेम सभी जानते ही है, स्टैंडर्ड 8, 10 में भी आप पढ़ के आए हो, ये जो लाइन बार है
लाइन बार है ये, या टाइम सीरीज भी इसे हम कह सकते हैं। यहाँ एक्स के ऊपर, कीप इन माइंड दैट एक्स के ऊपर क्या है, डिमांड ऑफ यूनिट, और वाई के ऊपर क्या है, प्राइस। जैसे जैसे प्राइस आप देख रहे हो बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जो डिमांड की जो यूनिट्स है वो धीरे धीरे नीचे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस अगर ज़्यादा हो गई तो हमारी डिमांड कम हो रही है। तो 5 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर हमारे 80 रुपीज़ की यूनिट की डिमांड हुई, मगर जैसे ही प्राइस 5 to 10 हुई हमारी डिमांड 80 to 60 हुई, 60 to 40 हुई, 40 to 20 हुई, रिस्पेक्टिवली 5, 10, 15, 20। तो ये जो प्रेजेंटेशन हुआ वो ग्राफ या डायग्राम थ्रू हुआ, यानी ग्राफ और डायग्राम थ्रू से हम ऐसे अपने निकाल सकते हैं। Now, importance of statistical information. I repeat again, importance of statistical information. So now next question is important of statistical information. Very important question for section B or section C. There are 4 points there for you. Statistical information supports or confirm the principles. Second, give an idea about the changing trends of economic parameters. Third is to make comparative study easy, and fourth point is to make precise presentations of facts. यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के अंदर आपको सेक्शन सी में या सेक्शन डी में थोड़ा सा डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल जो डेटा है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चन को दिमाग में ले रहे हैं। फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिव द सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल ऊपर का हमने एक डायग्राम हम देख रहे हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड इनिशियली बढ़ने वाली है। व्हेन द प्राइसेस डिक्रीजेस आवर डिमांड विल बी इंक्रीजेस, इट इज अ सिंपल लॉ। और अगर प्राइस ज्यादा हो रही है, व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड विल फॉल डाउन, इट इज सिंपल एग्जांपल। तो जो प्रिंसिपल है उनको अच्छी तरह से हम डेटा को अच्छी तरह से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक सपोर्ट मिलेगा। फिलोसॉफी of the economic observer, human behavior and scientific tools in economics establish principle and theory to test the validity of the such theory in real life at different times and different place. Information from real life activity at such different help of the statistical tools very important. For example, बहुत सारे डेटा हमें मिलते हैं, उनका कोरिलेशन क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है, वो हम अच्छी तरह से डेटा से प्रूव कर सकते हैं। अगर अच्छी फसल हो रही है, दैट मीन्स द रेनफॉल डेटा इज गोइंग अप। अगर अच्छी तरह से हमारे इकोनॉमी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन कम हो रहा है, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज के अंदर लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं। ये कोरिलेशन है दोनों के बीच का। अगर आपके घर के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिल के डेटा अगर ज्यादा आ रहे हैं, आप के बिल को अगर अमाउंट के हिसाब से कंपेयर करते हो, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ योर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। आपके यूनिट अगर बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपके बिल्स बढ़ रहे हैं। यूनिट भी नंबर है, बिल्स भी नंबर है, मगर दोनों के डेटा हमें मिलते हैं तो हम अच्छी तरह से उनके प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप हमने प्रूव किए, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम सप्लायर है तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है उनकी रिलेशनशिप हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो इफ वी आर बीइंग अ ट्रेडर वी आर गोइंग टू सप्लाई मैक्सिमम कमोडिटी इन द मार्केट, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, मुनाफा है, सप्लाई ज्यादा करो, प्राइस कम हो रही है, मुनाफा कम है, सप्लाई कम कर दो। तो ये इंटर रिलेशनशिप जो है उन दोनों के बीच के को रिलेशनशिप है, दैट इज ओनली एंड ओनली प्रूव एंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। सेकंड पॉइंट, गिव एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड जो है वो हमें डेटा से ही मिल सकते हैं। ट्रेंड कैसे है, कहां से आते हैं, वो डेटा रिसोर्सेस जो लेते हैं उनके ऊपर निर्भर है। वर्ल्ड बैंक आर given so many data, UNDP represent so many data, census of 2011 can find so many data of economy. This all are data is very useful to know the trends in economy. अगर हम बात करें कि अगर नेशनल इनकम
एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के शेयर कितने हैं इकोनॉमी के अंदर, तो दैट वी वांट टू गेट सम ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ वेरियस सेक्टर्स। उनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी ट्रेंड जान सकते हैं कि 1951 से लेके 2011 तक जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कम हो रहे हैं, दैट इज द ट्रेंड इज डिमिनिशिंग, या फिर पॉवर्टी अगर बढ़ रही है तो डेटा विल बी गोइंग इंक्रीजिंग मोड। तो दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एंड दैट वी कैन फाइंड आउट सो मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट ट्रेंड्स। अगर हमारा इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन के अंदर पुअर्टी बढ़ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, तो दैट वी कैन फाइंड आउट ओनली विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो स्टैटिस्टिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेटिंग दिस टाइप ऑफ आइडिया टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजीली। अगर आपके पास डेटा है तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डेटा ऑफ स्टैंडर्ड 9 and 10 रिजल्ट, देन यू कैन कंपेयर योर 2 years डेटा हाउ यू आर। अगर मैथ्स में 9th के अंदर 100 में से 80 आ रहे हैं, 10th में 100 में से 95 आए, दैट वी आर कंक्लूड दैट कि आपके जो मार्क्स है वो कंपैरिजन करके ऐसा हम डिसीजन ले सकते हैं कि आपके मैथ्स अच्छे हैं। मगर आपके पास डेटा नहीं है तो हाउ कैन यू कंपेयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन इज देयर, टाइम बेस एंड प्लेस बेस। अगर 9th के स्टैंडर्ड के डेटा आपके रिजल्ट के वो 10th के साथ हम कंपेयर करेंगे तो वो टाइम बेस्ड कंपैरिजन हुआ। और इंडिया के पॉवर्टी, इंडिया की इलिटरेसी रेट, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, पॉवर्टी के डेटा, इंडस्ट्रियल एरिया के डेटा, ये सभी डेटा को अगर हम दूसरे कंट्री के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज प्लेस बेस्ड कंपैरिजन। तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू only and only one reason why there is a statistical data in our hands, so that it makes comparison easily. Now to make last point, to make precise presentations of fact. Sometimes fact about the economic parameters can be represented more clearly with the help of statistical data and graphs. Graphs showing the inflation, agriculture production, regions, disparity in the incomes. These all are only and only clear picture with the help of data are presented in form of scale, graph and diagram. अगर डेटा है आपके पास तो डेटा से आप अच्छी तरह से कोई भी सेक्टर के डेटा को आप अपने डायग्राम या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यू कैन इजीली गेट द बेनिफिट्स ऑफ सम ऑफ द डेटा। तो ये सभी 4 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मगर उनको कैसे याद रखें वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चारों पॉइंट को याद कैसे रखें, उनके लिए एक ट्रिक है, ध्यान में रखना सभी स्टूडेंट, नोट डाउन दिस ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट यू कैन इजीली कीप इन माइंड। सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल। कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल के हम सी लेते हैं, कन्फर्म्स ऑफ प्रिंसिपल के हम सी लेते हैं और ट्रेंड के टी लेते हैं, सिटी हमारा सिटी सूरत सिटी, मगर सिटी CITY नहीं, सिटी की हम बात करेंगे। तो सी कन्फर्म प्रिंसिपल और टी ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। ट्रेंड यानी बढ़ता हुआ ट्रेंड, कम होता हुआ ट्रेंड। तो कन्फर्म प्रिंसिपल के सी और ट्रेंड का टी, सिटी बन गए 2 पॉइंट, इजीली है। अब बाकी के 2 बचे, उनके अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की और स्टडी की। ये 2 पॉइंट हमें पिक करने हैं। तो सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी, ये हम एक सेंटेंस बना देते हैं अच्छी तरह से याद रखने के लिए। रिपीट या नोट डाउन या नोटबुक। सिटी के प्रेजेंटेशन को हम स्टडी करेंगे, सिटी के प्रेजेंटेशन को हम स्टडी करेंगे। आई रिपीट अगेन, सिटी के प्रेजेंटेशन को हम स्टडी करेंगे। क्या? सिटी के प्रेजेंटेशन को हम स्टडी करेंगे। के क्वेश्चन सी दैट इज कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल, टी दैट इज ट्रेंड, presentation of fact and study easy. What study? That is comparative study. तो ये 4 पॉइंट से हमारे चारों पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या पॉइंट हमने बताए? सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी, सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी, सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी, सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी,
आप भी मेरे साथ बोलो, सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी बस अब दिमाग में रखना है आपको कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है आपको। इकोनॉमी के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो सिटी की प्रेजेंटेशन स्टडी, सिटी के प्रेजेंटेशन स्टडी ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट, some requisite aspect to collecting statistical information and presenting in a diagram and graph chart. Very important, this one or also in section D और section C। जब हम डायग्राम और चार्ट ड्रॉ करें तो कौन सी बात हम ध्यान में रखेंगे, ये बात है। यहाँ पे सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, द सोर्स ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से हम डेटा ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं उसके ऊपर पूरे ग्राफ के निर्भर है। फॉर इंस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया give us the so many authentic data. Second, CSO, very important here mention CSO, that is Central Statistical Organization. Central Statistical Organization, I repeat again, Central Statistical Organization, that is called CSO also represent the reliable data। तो कहाँ से हम डेटा लेंगे वो इम्पोर्टेंट है, जो डेटा लेंगे वो काफी ऑथेंटिक होने चाहिए। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम और ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें ये बात जाननी है कि कहाँ से हम ले रहे हैं। सेकंड, क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर क्या है वो पहले से दिमाग में होना चाहिए। एवरी टाइम on x-axis there is a totally independent variable are on x. It is very important, note down that in 1 marks every time, that is very easy for getting 1 marks on x-axis what and on y-axis what. So keep in mind that on x-axis you all know independent data are always on x and variable that is all dependent data आर ऑलवेज ऑन वाई। तो एक्स के ऊपर क्या लिखना है, वाई के ऊपर क्या लिखना है, उनके इंडिकेटर्स क्या है वो हम अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ईयर की बात हो रही है, किसी कंट्री की बात हो रही है, किसी मंथ की बात हो रही है, किसी एग्रीकल्चर यूनिट की बात हो रही है, तो दिस ऑल आर ऑन प्रेजेंट एक्स एक्सिस, ये सभी हम एक्स के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। दोज आर नॉट क्लियर स्टिल, यू कैन सी the diagram here on page number 6. Year here mentioned 70, 71, 80, 81, 1991, 2002. These all are totally independent variable are always on x, that is horizontally के अंदर हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं रखते, ऐसे डेटा को हम यहाँ पे रखेंगे। एंड ऑन y there is a dependent, यहाँ प्रोडक्शन इन टन्स की जो डेटा है 10, 20 वो सभी वेरिएबल डेटा है जो हम यहाँ पे रखेंगे y के ऊपर। सो क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एंड y रिस्पेक्टिवली। नाउ सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल, अगर आपके पास डेटा है और आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमें स्केलिंग के बारे में ध्यान में रखना है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग द सिस्टमैटिक्स graphs with clarity and appropriate size, proper scale must be taken on both x-axis and y-axis. Scale are measure taken to relevant actual data in the diagram. If actual data is too longer, very important, this is very important sentence for you that we highlighted. If actual data is too large, अगर जो डेटा है वो काफी बड़े है, say 3 times 0 or in 0.000, then such data cannot be directly represented in chart. अगर हमारे डेटा बड़े हैं 1 करोड़ 2 करोड़, वहां से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर 0.000 और इन 0.000 ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। Hence it is represented after the converting into the measurement can appropriate scale। अगर एनुअल के आपके 100 मार्क्स के वेरियस सब्जेक्ट के हमें ग्राफ बनाने हैं तो एक्स के ऊपर टोटली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के नाम होंगे, वाई के ऊपर हम स्केल करेंगे 0 से लेके 100 तक का। प्रॉपर स्केलिंग मीन्स व्हाट, मिनिमम और मैक्सिमम ध्यान में रखना है। अगर
जीरो से हम स्टार्ट करते हैं और दो दो के इंटरवल से जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएंगे, इट विल बी मिसलीड अस बिकॉज द लेंथ ऑफ द ग्राफ और बियॉन्ड द लिमिट। अगर लिमिट के अंदर ग्राफ रहेगा इट विल बी एडवाइजेबल टू स्टडी। सेकंड, हम 0 to 100 तक जाने वाले हैं तो 5 के इंटरवल पर भी नहीं जाएंगे, नॉट मोर नॉट लेस। या फिर 50-50 के चलो दो बना दो, 0 50 and 100, that is very less, it will also lead some wrong data. So we need a proper ratio, highest minus lowest divided by class interval, that is called ratio। जो 100 है, 100 में से हम 10 लेस करेंगे तो 90, तो 90 को हम अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 18 रेंज ऑफ अवर वाई एक्सिस, और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 तक हम जा पाएंगे। तो 90 माइनस 0 या 100 माइनस 0 का टोटल रेशियो हुआ 100। अब 100 को हम डिवाइड करेंगे 10-10 के इंटरवल से, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 10 20 30 40 50 60 70 80 and 100। अगर 5 के इंटरवल पे जाते तो ये ऊपर तक जा रहा होता। तो प्रॉपरली स्केलिंग मीन्स नॉट मोर नॉट लेस। 100 है, चलो 25 25 25 में 4 डिवाइड हो जाएंगे, 0 to 25 then 50 then 75 and then 100, it will be misleading, it will be so small, our diagram is। So these 3 point is very very important, very clear point is source of information data, clearly regarding the data and scaling appropriate scale, very important you all this। अब उनको याद कैसे रखें, कैसे हम 3 पॉइंट को याद रखें, क्योंकि सेक्शन डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में अगर पॉइंट हो गए, इकोनॉमिक्स इज कनेक्टिंग विथ ओनली देयर पॉइंट अगर आपके दिमाग में है, अपनी जेब में से जो चाहो आप लिख सकते हो रिलेटेड विथ इकोनॉमी, मगर पॉइंट आपके हाथ में होने चाहिए। पॉइंट के ऊपर पूरा इकोनॉमी निर्भर है। तो पॉइंट को याद रखने के लिए जैसे हमने आगे के पॉइंट में लिखा कि सिटी के प्रेजेंटेशन की स्टडी, ऐसा हमने बोला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा से हम करेंगे, सीडी बनाएंगे सबसे पहली, सी यानी क्लैरिटी का सी, सेकंड पॉइंट पहले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि सीक्वेंस में होने चाहिए, क्लैरिटी के सी लेते हैं और डेटा के डी लेते हैं, बन गए सीडी हमारे यहाँ पे। आई रिपीट अगेन, सीडी। और सीडी कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट ये थर्ड वर्ड, 3 वर्ड को हम एक करेंगे। सीडी हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सीडी मस्ट बी एप्रोप्रिएट, सीडी मस्ट बी एप्रोप्रिएट, ये 3 बार बोलो हर एक। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम तो कौन सी 3 बात ध्यान में रखेंगे, तो सीडी हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फनी एंड वेरी रिमेम्बरिंग ट्रिक्स फॉर यू ऑल, कि सीडी हमारी कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट। सी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ड ऑफ क्लैरिटी, सी हियर, सी क्लैरिटी। Second, D for data and appropriate, that is selecting appropriate scale। बन गई अच्छी सी, CD हमारी appropriate होनी चाहिए। बस ये 3 बार गुनगुनाओ, मन में गीत गाओ, तो हमारा ये तीनों पॉइंट हाथ में। एक बार पॉइंट अगर हाथ में है, you can win। Now next point is presenting quantitative or numerical information in diagram। डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा से टेबुलर फॉर्म से हम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। नाउ प्रेजेंटिंग डेटा फॉर देयर आर 3 बार आर देयर, बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम एंड पायर डायग्राम। बार डायग्राम, व्हाट इज बार डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन ई, व्हाट इज बार डायग्राम। तो बार डायग्राम also known as a bar chart or bar graph, very important। Instead of bar diagram you have been asked bar chart or bar graph, so similar are both। or so a bar diagram is a diagram which represents group data with rectangular bars with length proportion to the value which they represented। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बार डायग्राम की डेफिनेशन ये है कि किसी भी डायग्राम को अगर हम ग्रुप के अंदर रेक्टेंगुलर बार के ऊपर उनकी लेंथ के हिसाब से रिप्रेजेंट करें किसी एक डेटा को, यहाँ पे ईयर 1971 से लेके 2010-11 तक के दिए गए हैं। दैट इज प्रोडक्शन इन लैक्स टन्स 23.3, 36.3, 55.1 एंड 69.7। So on x there is a year, and on y there is a production in tons। So respectively here we can see equal size of pillar, equal size of length are there, and equal size are also
space here between two bars, so it is known as a bar diagram representation. Now second point is group or cluster bar diagram. Cluster bar diagram, very important for the MCQ or one sentence. How can we identify the cluster bar diagram? So here is the definition of this chart are used when the when the dependent variable, very important word is when the dependent variable, I repeat it again, when the dependent variable, what is dependent variable? Dependent variable are always on y axis, y के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वो डिपेंडेंट वैल्यू है, x के ऊपर टोटल इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे क्लस्टर बार डायग्राम की। देयर इज अ चार्ट आर यूज व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द ग्रुप इन द मोर देन वन कैटेगरी, रिपीट अगेन, more than one category. Dependent variable is grouped in more than one category. Dependent variable यहाँ पे dependent variable कौन है? Male, female and total, and it is more than one for the particular data. कोई भी डेटा सपोज 1951 है, या यहाँ किसी कनाडा इंडिया के नेम है, या किसी गांव के नेम है, या मंथ के नेम है, तो ये इंडिपेंडेंट जो डेटा है, सपोर्टिंग डेटा है, उनके ऊपर if the there is chart are used when the dependent variables is grouped in more than one category. More than one, सिर्फ मेल का नहीं है, more than one, female and total भी है। अगर मेल ही होते तो it is useful, it is very easy to draw in bar diagram, simple bar. But when the group are more than one group, male, female and total, this is the group. So this is diagram for the cluster bar. When we want to examine the literacy rate for the different years in the Gujarat, we can use group bar chart to show make female and total literacy rates at three category in one group. Here three category are there. Three category for the one group that is 1951. Dependent group are one, but independent group are one, but dependent group are in three group category, that is nominated in the three various style of diagram. Here three various style you can see. As for male it is plus sign, then in female totally blank sign, and in total there is a cross line. So it will be here it is very clear that it is like this. In 1951 the ratio of male, ratio of female and total, these are 1961, these are 1971, 1981, and in the with the help of this diagram we can easily find out this data of 2011 of male are higher than this all 1951, 1961 data. So this is the cluster bar diagram, very important, very important definition of this. There is this chart are used when the dependent variable is grouped in more than one category. Repeat again, the dependent variable, which variable not independent, keep in mind that when the dependent that means on y-axis, so dependent variable group in more than one category, so it is possible to draw grouped or cluster bar diagram. Now next is pie chart, pie diagram. A pie chart is a circle statistical graph which is divided into sectors to the and it's divided into sectors to data. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, it is very easy to understand. Agriculture, industry and service sector are the various division in one field. किसी एक इकोनॉमी सर्वे के अंदर यहाँ जो डेटा हमें मिले हैं 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के 13%, 26% और 59% नेशनल इनकम का जो ये पूरा शेयर है, ये जो पूरा राउंड है वो नेशनल इनकम का है। वो नेशनल इनकम के शेयर को यहाँ पे 360 के अंदर डिवाइड किया है। 360 के अंदर कैसे डिवाइड किया होगा, तो कंपोनेंट वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड किया होगा और 360 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। यहाँ पे 13.9 वो कंपोनेंट वैल्यू है और टोटल वैल्यू है परसेंटेज की 100 होगी, तो 13.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 का जो यहाँ पे वृतांश होगा, यहाँ पे जो कैटेगरी होगी डिवाइड होके, वो हमें मिल रही है 13.9। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी यहाँ पे एग्रीकल्चर की ऐसी साइन है। उसके बाद सेम 26/100 इंटू 360 जो भी हमें पॉइंट मिलेगा
जो भी हमें रेशियो मिलेगा वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और रेस्ट ऑफ द आर ऑल सर्विस सेक्टर. सो अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द न्यूमेरिकल proportion of the data. यहाँ पे proportion है सभी, और न्यूमेरिकल डेटा इज प्रोपोर्शनली कन्वर्टेड इनटू डिग्री. ये सभी डिग्री से डिवाइड होके अलग अलग डिग्री बनाते हैं और पूरे सेक्टर को वो कवर करते हैं. Thus, the numerical information can be explained in a simple manner with help of this type of graph. Now, next very important question for section D. Importance of economics. Economics की क्या important है? Don't mix up these questions and these questions. ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो डेटा इकोनॉमी से मिलते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. जो हमने सीटी की प्रेजेंटेशन की स्टडी इजी है वो हमने बोला था, वो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल की है. और यहाँ पे जो हमने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है अभी, वो क्वेश्चन को मिक्सअप मत करना. इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू 1.10.1 point. Then in 1.10.1 there are 1.10.1.1, 1.10.1.2. There are two subdivision of first point of 1.10.1, and second 1.10.2, that is called economic importance, are also divided into 1, 2 and 3 points. So here, first of all, importance of economics, first point is understanding everyday behavior. It is useful in understanding everyday behavior of human being, society and state while managing routine tasks. Economy help in understanding everyday behavior in the following way. First is understanding the international events. जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी एवरीडे बिहेवियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एवरीडे बिहेवियर आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस अंडर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट. अगर इंडिया बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो बाहर के कंट्री की जो भी प्लस माइनस है, जो भी उनके रेट के अंदर बदलाव आते हैं, उनकी इफेक्ट इंडियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर होती है. इट इज इंटरनेशनल इवेंट दैट वी कैन, हाउ कैन वी फाइंड आउट? विद द हेल्प ऑफ डेटा. अगर हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट के डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा, इंटरनेशनल कंपैरिजन के डेटा, वो सब कुछ है, तो हमारी बिहेवियर इंटरनेशनली कैसी है, हम कहाँ पे है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दूसरे कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कहाँ पे है, वो सभी हम यहाँ से जान सकते हैं. सम इंटरनेशनल इवेंट्स इफेक्ट लाइव्स ऑफ द पीपल इन द सेवरल कंट्रीब्यूशन लाइक यूएसए, रशिया, चाइना. पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ राइस इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. जो हमने बताया कि क्रूड ऑयल की अगर प्राइस बढ़ रही तो क्यों बढ़ रही है, तो उसका रीजन है कि क्रूड ऑयल के मार्केट जो बाहर है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कोई भी कॉस्ट में अगर बदलाव आ रहा है तो ये चांसेस हो सकते हैं. पीपल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सम कंट्रीज आर मोर डेवलप एंड अदर आर लेस डेवलप. ये सभी डेटा भी हम इंटरनेशनल कंपेरिजन से ला सकते हैं. उस तरह से हम इकोनॉमी को हमारे रूटीन बिहेवियर में इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट. हिस्ट्री आप सभी ने पढ़ी है एसएस के अंदर. नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स. बेटर इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेटर टू रीजन द बिहाइंड द वॉर्स, द एंट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया फॉर द ट्रेड एंड रिजल्ट एंड द ब्रिटिश राज इंडिया रिजल्ट. ये सभी हम इकोनॉमी से हम जान सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, सॉरी लास्ट चैप्टर जो होगा 11th का, इन 11th चैप्टर वी कैन फाइंड आउट सो मेनी हिस्टोरिकल नेम लाइक पंडित दीनदयाल, व्हाट आर who is Pandit Deen and what are act in economy, Karl Marx, what are the Kautilya, Chanakya and Gandhiji. These all are the historical person that act and task are also known by, we can know why the all the data in chapter number 11 that we can easily find out the total their contribution in economy. So it is very important you all. Now
Economics important. Second importance factors of importance of economy, that is economics important. 1.10.2 decision making by the individual. People from all walk of life, like household, lawyer, actor, singer, or clothes vendor, or whatever, they want maximum gain in the economy. They want get maximum effort in economy, and after they give their efforts, they want some satisfaction satisfaction in their commodity or service जो अपने इकोनॉमी के अंदर वर्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टीचर या सिंगर या लॉयर है, जो भी वर्क करती है इकोनॉमी के अंदर, यानी अपनी ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी के बाद उनको रिवॉर्ड चाहिए पैसे से, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो. लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल, ये सभी जो फैक्टर यूज करते हैं अपनी एनर्जी पूरी इकोनॉमी के अंदर, उनका एक ही मकसद होता है टू गेट सम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो इकोनॉमी अपने फोर्स ऑफ फैक्टर के अंदर ये डिसीजन राशनली ले, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करती है इकोनॉमी, कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, ज़्यादा चलने वाला और हमारा बजट के अंदर हम ला सके, ऐसा हम सोच लेके जाते हैं. तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग बाय द इंडिविजुअल. ये इकोनॉमी हमें समझाता है कि अगर आपके पास पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है, और वो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, तो उनसे हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड कैसे हो. दिस ऑल आर नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम द इकोनॉमी. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डेटा इकोनॉमिक्स के स्टडी से मिलते हैं. टू अंडरस्टैंड द वेरियस पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, like taxes policy, wages policy, and some of the repo rate policy, reverse repo rate policy, some bank rate policy are also important for the government also. गवर्नमेंट को भी जो भी डिसीजन लेने हैं वो ऐसे डेटा से वो ले सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक स्टडी. अगर उनके पास डेटा है, उनके पास गाइडेंस है, तो ही वो आगे बढ़ सकती है. तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स in banking sectors. It will be decided year to year. May be possible some economic fluctuation in some of the government data are also there. Some RBI's conclusion also there. So these all of the factors can understand with the data. रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो 12 के अंदर हम पढ़ेंगे. मगर रेपो रेट का मतलब ये कि बैंक अगर दूसरी बैंक से पैसे लेगी, आरबीआई से लेगी, तो आरबीआई उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे करवाएगी, वो रेपो रेट है. रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के डीप में डिस्कशन हम 12th के अंदर करेंगे. तो ये सभी गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड करने के लिए भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. थर्ड पॉइंट अलग पॉइंट है, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. इकोनॉमी इज यूजफुल टू नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थियरी विच गाइड प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. Revenue and cost as well as demand and supply are concepts which are used in all types of economic activity. Certain theory of the economic help businesses in the day to day and so on. Economic provide knowledge regarding to impact of certain decisions. For example, it provide insights into question like what happen if price is reduced in the market with very high degrees of the competition. So professional decision are also taken by the human being. हम मार्केट में जाते हैं तो जब सेल लगा है या अच्छी तरह से हमारे हाथ में पैसे है या फिर बोनस आए है दिवाली का, तो अवर डिमांड विल बी इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज इन सच पीरियड अवर परचेसिंग पावर इज इम्प्रूव. और अगर डिमांड कम हो रही है, दैट मीन्स हमारी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है. तो हमारी परचेसिंग पावर हम कब बढ़ाए, कब कम करें, ये सभी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर डिसीजन. कहाँ, कब, कैसे डिसीजन लेना है. अगर प्राइस कम हो रही है तो हम मार्केट में जाके परचेस करके लाएंगे. सम ऑफ द luxurious commodity are also there and some of the useful and necessary commodity are also there in the market. अब हम परचेस करेंगे तो बहुत सारे कॉमोडिटी को परचेस करने जाते हैं, तो हमारी प्रोफेशनलिज्म क्या होंगे कि जो कॉमोडिटी की बिगड़ने वाली नहीं है, उसकी प्राइस अगर कम हो रही है तो हम फॉरेन ले लेंगे, कि प्राइस अगर बढ़ी तो फ्यूचर में तो हम उनकी डिमांड कर देंगे, पैसे से हम उनको स्टोरेज कर देंगे. और बहुत सारी ऐसी है इनके प्राइस कम होती है तो भी हम उनको परचेस नहीं करेंगे. जैसे मैच बॉक्स है, पिन है,
जो पेरिसेबल कमोडिटीज है उनकी प्राइस कम होती है तो भी हम पूरे साल के लिए स्टोर नहीं करेंगे। क्यों? हमारा प्रोफेशनल डिसीजन है कि नहीं, वो तो बाद में मिलेगी, अगर हम ले लेंगे तो बिगड़ जाने के चांसेस है, तो वी आर इन अकर लॉस। सो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इकोनॉमिक इज अ science which provide insight for the day-to-day decision making. All human being, very important last one is, all human being play roles as a consumer, second as a producer, as a labor from time to time life. Economic help them to take rational decision for maximizing gain by minimizing cost. Consumer, producer और लेबर, ये तीनों ह्यूमन बीइंग इकोनॉमी के अंदर है। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर है तो भी हमें पहले कंज्यूमर बनना पड़ेगा, रॉ मटेरियल तो परचेस करने पड़ेंगे ना, तो हम कंज्यूमर है, चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है। प्रोडक्शन करना है तो हम प्रोड्यूसर बन गए, मगर प्रोडक्शन करने के लिए लेबर तो चाहिए ना, लेबर तो करना पड़ेगा, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। तो तीनों इकोनॉमी के अंदर जो डिसीजन लेंगे उसका डिसीजन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमाइज गेन एंड मिनिमाइज कॉस्ट। सो दिस चैप्टर कंक्लूड हियर. I am thankful to all. You can see this type of exercise question from your textbook, and one liner, three liner are there, brief are also there. Now very important for you, this is the glossary point that we already discussed in this chapter. Now I am thankful to all for watching till the end. We will meet soon for standard 11 economics for chapter number 2. I repeat again, those who are still new viewers, please subscribe this channel so that you can get easily notification with this channel and you can enjoy your economic session of second chapter. If you have any doubt, any query regarding this chapter, you can directly call me on 9662532418, and you can also send me mail, or also you can comment on your comment box. And I repeat again, don't miss and don't remain untouched. आपको ये सूचित किया जाता है कि कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन मिले वो नोट डाउन कर देना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, और आपका होमवर्क मैंने अभी से आपको बोल दिया है कि हर एक चैप्टर के अंदर जो भी पेज है, जो पेज आप देख रहे हो, जो भी पेज के अंदर से आपको कंटेंट मिल रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये पेज है, सपोज इस पेज के अंदर आपको मिल रहा है कि how many points are there for the importance of the statistical information, तो there are 3 points, 4 point are there. वो 4 पॉइंट आपको एमसीक्यू के तौर पे खुद बनाने हैं, क्वेश्चन खुद निकालने हैं, खुद बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा पूरे साल का। और दूसरा, वन लाइनर क्वेश्चन, जब रिवीजन राउंड हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही 4 to 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे, वी आर स्टार्टिंग माय रिवीजन राउंड. इन रिवीजन राउंड वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर, one liner sentence, two liner sentence, three liner sentence in section C, section D, section E are also we are discussing in revision round. So I hope you all understand this chapter. 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखो, देखने के बाद after a week I will conduct your test on my app ICT Go for you. In the test portion you are given MCQ questions are there and you have to follow this instruction. So I am thankful heartily to all viewers to watch this video till the end, and conclude here. Goodbye, have a nice time, good luck.